आइए, सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। जो चीज़ बताया जाएगा उसको ज़रूर नोट करें। नोट करते समय नोट करते हुए पढ़ें, तब जा कर के पढ़ाई में आनंद आता है। और देखें, हम विज्ञान से शुरू करते हैं। ये 11वीं क्लास का पहला वीडियो है और यह धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा। ये वीडियो आपको प्रोवाइड होता जाएगा। ये पहला वीडियो जो पहला चैप्टर है, मूलभूत अवधारणाएं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मतलब रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मतलब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यह चैप्टर का नाम है। पहले हम सबसे पहले जानते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान क्या होता है? सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है। अब देखें, यह विज्ञान जो हम लोग को पढ़ना है वो है रसायन विज्ञान। बाकी रसायन विज्ञान आप लोग पहले जानते होंगे कि बहुत सारे विज्ञान मिले थे। बहुत सारे विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, बहुत सारे रसायन, अस्त्र विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान है। मतलब मेन रूप से देखा जाए, मैंने मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक रसायन विज्ञान, मतलब जो कि रसायन विज्ञान की चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान किसे कहते हैं पहले ये जान लो। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन एवं उसकी संरचना, गुणधर्म का अध्ययन करते हैं या उनके परिवर्तन के बारे के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं रसायन विज्ञान। माने वो जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। देखें, अब जो रसायन विज्ञान दूसरे माध्यम से भी समझे कि यदि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं निर्माण हैं, जो भी वस्तुएं निर्मित हैं, वो कैसे बनी, किस तरह से बनी, इसका अध्ययन जिसमें प्राप्त होता है वह है रसायन विज्ञान। अब देखें, रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक होता है शुद्ध रसायन, एक होता है शुद्ध रसायन, और दूसरा होता है व्यवहारिक रसायन। व्यवहारिक रसायन जो शुद्ध रसायन है, हम लोग चूंकि शुद्ध रसायन ही पढ़ रहे हैं, शुद्ध रसायन को देखें। शुद्ध रसायन में आता है अकार्बनिक, कार्बनिक, अगला भौतिकी, और अगला आता है जीव रसायन। अकार्बनिक में कार्बन के अतिरिक्त जो यौगिक होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक में ज़्यादातर कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक होता है। भौतिकी में इन्हीं का संश्लेषण किया जाता है, माने विश्लेषण किया जाता है कि कितने मोल हैं, इनके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो आप फिजिक्स के अंतर्गत थोड़े बहुत आते हैं, फिजिक्स के से संबंधित कुछ रसायन होते हैं जो इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। जीव विज्ञान में जीवधारियों के अंदर जो भी यौगिक पाए जाते हैं उनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं वो जीव रसायन कहलाता है। अब व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे विज्ञान आते हैं, जिसको अब कह सकते हैं बहुत सारे रसायन: औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, मृदा रसायन, खनिज रसायन, खाद्य रसायन, युद्ध रसायन, अपराध रसायन, औषधि रसायन, अंतरिक्ष रसायन और नाभिकीय रसायन। अब देखें, कुछ रसायन के इतिहास जान लें। रसायन के इतिहास जानेंगे। रसायन विज्ञान आया कहाँ से था, क्या है रसायन, ये जानना जरूरी है। रसायन शब्द दो शब्द से मिलके बना, रस धन आयन। ठीक है। यहाँ रसायन का मतलब रस के आश्रय से है, माने रस का आश्रय,
रस का आश्रय, इसका अर्थ क्या है? रस का आश्रय। और यहाँ रस के आश्रय में रस का जो अर्थ था, उन्होंने माने उस समय इसका उपयोग धातु के भस्म से किया जाता था। धातु के भस्म का आश्रय ये था, माने उस समय रस धन आयन, मतलब पहले धातु के भस्म को देखा गया होगा, धातु के भस्म के आश्रय को हम रस और आयन नाम दिए होंगे, और रस आयन को रसायन शब्द से जाना जाने लगा। माने उस समय रस आयन को रसायन के नाम से जाना गया। उसके बाद एक क्षेत्र था ये। दूसरा क्षेत्र ये था कि मिस्र वासियों का पुराना नाम, मिस्र का पुराना नाम, मिस्र का जो पुराना नाम था वो था कीमिया, CHEMIA, कीमिया शब्द से पहले से मिस्र वासियों को जाना जाता था। और उसी के अंतर्गत जो बहुत अधिक ज्ञानी मिस्र थे उनको कीमिया टीचिंग के नाम से जाना जा रहा था। कीमिया टीचिंग के नाम से जाना जाता था। और कीमिया टीचिंग या जिसे कीमियाग्रो कहते हैं, कीमियाग्रो भी इसी के अंतर्गत आते थे। मैंने उनको हिंदी में कीमियाग्रो, इंग्लिश में कीमिया टीचिंग के नाम से जाना जाता था। बाद में यही कीमियाग्रो आगे चल के केमिस्ट्री के नाम से प्रचलित हो गए। किसके नाम से? केमिस्ट्री के नाम से प्रचलित हो गए। ठीक है। और भी रसायन विज्ञान को देखें तो रसायन विज्ञान को सबसे पहले ऋग्वेद में देखा जाए। ऋग्वेद में लगभग 5020 वर्ष पहले, माने 5020 वर्ष पहले सोमरस का अध्ययन मिलता है, सोमरस का उल्लेख देखा जाता है। उसके बाद महर्षि कणाद, माने उसी में महर्षि कणाद हैं, महर्षि कणाद ने ये बताया था, जॉन डाल्टन के सिद्धांत को ही उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था। ये बताया था कि छोटी छोटी वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो बहुत अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद मिस्र उस समय बहुत आगे था, आर्य भी आगे थे, मैंने उनको औषधि बनाने का गुण, धातु बनाने का गुण रामचरितमानस में भी ये मिलता है। रामचरितमानस में भी अस्त्र, तमाम अस्त्र हैं, प्रलोभन अस्त्र, मैंने सम्मोहन अस्त्र और विषैले गैस वाले अस्त्र, बहुत सारे अस्त्र थे। उस समय उन लोगों को किण्वन की विधि, क्योंकि उस समय अस्त्र बनते थे तो उस अस्त्र पर कोई न कोई क्रिया हो रही होगी। तो क्रिया जो हो रही थी, मैंने उन्हीं को कुछ हम मेटलर्जी के नाम से, मैंने धातु कर्म के नाम से भी जानते थे। अर्थात उनको सोमरस बन रहा है, उसमें किण्वन विधि का प्रयोग हो रहा होगा। तो किण्वन विधि, धातु कर्म इत्यादि बहुत सारे मतलब उन लोगों को पता था पहले से। औषधि, जैसे रामायण में लक्ष्मण बूटी शब्द आया था, वो औषधि है, औषधि का उनको नॉलेज था, माने ज्ञान था, जिसके वजह से वो जिंदा हुए थे, लक्ष्मण जी जिंदा हुए थे। फिर देखें, चीन भी पीछे नहीं था उस समय, चीन भी प्लास्टिक और साबुन बनाना जानता था। अरब में गेबर नाम के वैज्ञानिक थे, वो अम्लराज बनाना जानते थे। यूनानवासी तमाम औषधियाँ बनाना जानते थे। बाकी मिस्र का पुराना नाम कीमिया ही था, कीमिया से केमिस्ट्री बन गया, कीमियाग्रो ही केमिस्ट्री का निर्माण किए। फिर हम आगे देखें, आगे एक वैज्ञानिक थे पैरासेल्स और हैमिल्टन, जहाँ से कहा जाए कि वैज्ञानिक का रूप मिलना शुरू हुआ। उसके पहले रसायन के नाम से जाना जाता था, लेकिन रसायन को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, वो सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जानते थे। मतलब पैरासेल्स और हैमिल्टन ये दोनों ने मिलकर के अध्ययन तो किया, बहुत सारे रासायनिक वस्तुओं का अध्ययन तो किया, लेकिन उन सभी रासायनिक वस्तुओं का अध्ययन करके उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए उसको रखा। लेकिन वही 1667 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने 1667 ईस्वी में इस पर आलोचना की। मैंने आलोचना ये किया कि रासायनिक वस्तुओं का अध्ययन हम अपने लिए करते हैं, ये यदि समाज के लिए करें तो बहुत अच्छा होगा। तो उस समय बायल ने परमाणु, द्रव्य, यौगिक, मिश्रण इत्यादि की नई परिभाषा देकर के, मिश्रण की नई परिभाषा देकर के आलोचना किया।
मतलब बहुत सारे नए परिभाषा उस समय दिया गया। मैंने इनमें विभेद प्रस्तुत कर दिया कि ये द्रव्य क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ये सभी अलग अलग हैं, ये विभेद प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक उसी समय एक वाद चल रहा था, विवाद चल रहा था फ्लोजिस्टनवाद का। फ्लोजिस्टनवाद 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 क्या था? फ्लोजिस्टनवाद में स्वांट ने ये बताया था कि जो भी वस्तुएं जल रही हैं, जलने के बाद वो उनकी आकार छोटे हो जा रहे हैं, मतलब उनकी मात्रा कम हो जा रही है। मतलब कोई भी वस्तु जलाने पर उसके अंदर से फ्लोजिस्टन बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से द्रव्य का भार कम हो जाता है। ये उनका मानना था, ये उनका मानना था। फिर क्या हुआ, उसी को लेवासिये ने ऑक्सीजन का खोज कर ये बताया कि किसी भी वस्तु का जो मैंने अभी बताया गया था, फ्लोजिस्टन बाहर निकल रहा था, कोई भी वस्तु जलाई जा रही है, उस समय जो ऑक्सीजन का योग होता है, मैंने ऑक्सीजन का योग और प्लस उसमें कर दें जो राख बना है, ऑक्सीजन का वेट प्लस राख, ये उस वस्तु का वास्तविक भार होता था। मैंने उस वस्तु का वास्तविक भार ऑक्सीजन और उस राख के, जो राख बचा हुआ है, अवशेष जो बचा हुआ है, उसके योग के बराबर होता है। ये कब पता चला? जब लेवासिये ने ऑक्सीजन का खोज कर दिया उसके बाद। ये था रसायन विज्ञान का इतिहास। उसके बाद ऑक्सीजन का खोज हो गया। फिर 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में जितने खोज हुए परमाणु संरचनाएं से लेकर के, और अंत में अब तक जो खोज हो रहे हैं उसके बाद ही हुए, और धीरे धीरे करके रसायन विज्ञान बहुत उन्नति कर गया। अब हम लोग चलते हैं द्रव्य के बारे में। ब्रह्मांड में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ब्रह्मांड में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। थोड़ा तेज गति से चलेंगे, ध्यान देंगे। द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ऊर्जा का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। जो होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। द्रव्य भी दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक, द्रव्य की भौतिक अवस्था। उनकी दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्रमशः तीन प्रकार के ठोस, द्रव और गैस आते हैं। बाद में नया जो पैटर्न आया उसमें इनके अतिरिक्त प्लाज्मा और कंडेंसेट भी आया है, बीसीसी आया है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी। अब देखें, ठोस दो होता है। ठोस का मतलब जिसकी आकार और आकृति, आयतन तीनों निश्चित होते हैं। आकार आकृति लगभग रहती है, एक ही होता है, आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव की आकृति बदलती रहती है, आयतन निश्चित होता है, और इसमें दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब ठोस के अंतर्गत आकृति और आयतन मतलब दोनों ही अनिश्चित होता है। मतलब जैसे गैस है, गैस को हम एक पात्र में बंद करेंगे उसी आकार का हो जाएगा, और हम क्लियर नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितना है, और भरते जाएंगे गैस उसके अंदर आता जाएगा। ठीक है, आप यदि एक सिलेंडर में 1 लीटर गैस रखें तो वो पूरा सिलेंडर भरा होगा। ठीक है, यदि हम आधा 1 किलो और डाल देते हैं, गैस 1 किलो और उसमें डाल दिए तो वो भी उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। मतलब एक ही सिलेंडर में वही आकृति है, अलग अलग गैस उसमें आना शुरू हो जाते हैं, मैंने जो भी गैस रखे। अब देखें, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ लिया। रासायनिक अवस्था में इनको दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य में दो आते हैं, तत्व। शुद्ध द्रव्य में, एक मिनट, शुद्ध में आते हैं तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अब देखें, तत्व और यौगिक। अशुद्ध में आते हैं मिश्रण और विलयन।
मिश्रण और विलयन। ठीक है, अब यहाँ से तत्व को छोड़ दिया जाता है। मैंने अलग अलग परिभाषा देखें। मैंने यहाँ से रासायनिक अवस्था मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और यदि हम अवस्था परिवर्तन की बात करें, मतलब ठोस से द्रव में, जैसे पानी है उस समय द्रव में है, उसको हम ठंडा कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो किस में चला जाएगा? इसमें जाएगा। पानी है उसको हम ठंडा कर दिए, फ्रीज हो गया, वो ठोस में चला गया। फिर उसको हम क्या कर दिए, पिघला दिए, वो द्रव में आया, और ज़्यादा गर्म कर दिए तो वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो गया। मतलब भौतिक अवस्था का मतलब उसकी रूप वही हो, मतलब केवल क्या करें, उसको टेम्परेचर देने पर वो क्या करते हैं, टेम्परेचर वायु दाब के अंतर्गत वो क्या करते हैं, दाब और ताप देने पर अपने अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, वो आता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन में ये दो प्रकार के माने जाते हैं, शुद्ध द्रव्य होते हैं और अशुद्ध द्रव्य होते हैं। जो शुद्ध द्रव्य होता है मतलब उसको पहले तत्व के बारे में देखें। तत्व, शुद्ध द्रव्य जो होता है एक ही प्रकार के तत्व उसमें उपस्थित होते हैं, जैसे एक ही प्रकार का होगा। जैसे हम क्या करते हैं, शुद्ध द्रव्य में जैसे नॉर्मल आप उसमें अशुद्धियाँ नहीं है, जैसे बहुत सारे तत्व नहीं है, एक होंगे या एक से अधिक दो होंगे, लेकिन दो होंगे तो वो निश्चित क्रम में होंगे। जैसे यहाँ पे एक ही प्रकार के या एक या दो से, मतलब मैक्सिमम 2 से 3 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, मैंने वो गिने चुने, मैंने हम जानते रहेंगे कि कितने अनुपात में रहेंगे, किस क्रम में होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। अब यहाँ तत्व है, तत्व को देखा जाए तो तत्व भी एक ऐसा समांगी तत्व है। मैंने उसको क्या करते हैं, यदि जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों और भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा इनको सरल रूप से अलग न किया जा सके, मतलब इसमें एक ही प्रकार के तत्व होते हैं और उसको हम तमाम भौतिक और रासायनिक विधि यदि लगाते भी हैं तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और अशुद्धियाँ जो होती हैं, अशुद्ध होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं तमाम विधियों द्वारा। जब रासायनिक विधि लगाएंगे तो अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, असंतृप्त, संतृप्त यौगिक, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक जो आगे हैं केमिस्ट्री में मिलेंगे। मिश्रण जो होता है, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें एक ही प्रकार के मिश्रण मिले होते हैं उसे समांगी, जैसे उसमें मिले तो हों लेकिन एक पारदर्शी माध्यम बन जाता है। मैंने एक या एक से अधिक जो तत्व मिले होते हैं, मैंने निश्चित क्रम में ना हो वो, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक समांगी विलयन बन जाता है, मैंने उसके अंदर एक पारदर्शी माध्यम बन जाता है, वो मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी में जैसे तैसे मिलाते हैं और वो मैंने उनके अंदर मतलब पारदर्शी माध्यम नहीं बन पाता है, वो विषमांगी के अंतर्गत आते हैं। विलयन को भी दो भागों में बांटा गया, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन, तो सेम टू सेम वही है कि इसमें पारदर्शी माध्यम बन जाता है। मैंने विलयन ही क्या होता है, समांगी विलयन, यदि हम दो या दो से अधिक तत्वों का एक समांगी माध्यम बनाते हैं तो वो एक विलयन कहलाता है। मैंने दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी विलयन जो होगा, समांगी मिश्रण, वो विलयन कहलाता है। अब देखें तत्व यौगिक विलयन, देखें अगला हम पढ़े हैं रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग के नियम मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ सामान्य विधियों का पालन करती है। मैंने रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया आप 10th में पढ़े हुए हैं। रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियम का पालन करते हैं जो इसमें आपको पढ़ना है। रासायनिक नियम के पालन में पहला जो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या इसी का दूसरा नाम है द्रव्य की अविनाशता का नियम। द्रव्य की अविनाशता का नियम, अविनाशता का नियम। इसमें होता क्या है, द्रव्य के अविनाशता के नियम में द्रव्य अविनाशी है। इसमें ये बताया गया कि द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बस क्या किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जितने भी द्रव्य हैं उनको ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं।
इसके लिए एक लैंडोल्ट का ये है लैंडोल्ट लैंडोल्ट का नियम। इन्होंने किया क्या, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और पोटेशियम क्लोराइड का विलयन आप लोग जानते होंगे। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl, इनको इन्होंने मिलाया। कैसे, देखें, एक ऐसा पात्र लिया, इस पात्र को ज्वाइंट कर दिया, पात्र लिया ऐसे, एक में इन्होंने AgNO3 भरा, इसमें भर दिया, और इसमें NaCl भर दिया। NaCl भरने के बाद अब इसको उलाट पुलाट करके, इसको कार के द्वारा बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब इसको उलाट पुलाट करके, मतलब उलाट पुलाट करके अभिक्रिया कराया। अभिक्रिया कराने के बाद क्या पता चला कि बना उत्पाद जो था AgCl और NaNO3, क्या बना, AgCl बन गया, मतलब Ag और Cl यहाँ से बन गया, और NaNO3 मतलब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब होता क्या है, यहाँ ये हुआ कि जो हम यहाँ पे देखें, माने जो भार यहाँ था, माने इन दोनों का जो भार था, जो उत्पाद बना उन दोनों का भार बराबर मिला। ठीक है, ऐसे ही कुछ सवाल देखते हैं इस पे। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में समस्त अभिकारक का संबंध, नया जो इसके द्वारा जो स्पष्ट निकला, माने जो इसका जो निष्कर्ष निकला वो निकला, रासायनिक अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान समस्त उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जो संपूर्ण अभिकारक थे, इन अभिकारकों का द्रव्यमान इन उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी पर सवाल देखना है। सवाल है, सवाल दे दिया 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। हम सवाल नहीं लिखेंगे, आप सवाल सुनेंगे और उसके अनुसार कॉपी में लिख करके, वीडियो को रोक रोक करके आप उस सवाल को लिख लेंगे, फिर उस सवाल को लगाएंगे। हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके 143.5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl और 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है, सोडियम नाइट्रेट देता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा, मतलब NaCl का द्रव्यमान कितना होगा। रिएक्शन देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखा गया था, AgNO3 प्लस NaCl एरो, ये बन जाते हैं AgCl प्लस NaNO3। यहाँ क्या है, NaNO3 का जो भार है वो 70 ग्राम है। ठीक है, और NaCl का भार हमको पता ही नहीं है। इसका भार कितना है, 143.5 ग्राम, और इसका है 85 ग्राम। ठीक है, अब देखें नियम के अनुसार अभिकारकों का जो कुल भार होगा उत्पादों के कुल भार के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 170 प्लस x मान लेते हैं, यहाँ x मान लें, और ये हो जाएगा 143.5 प्लस 85 ग्राम, 85। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 4 12, 2 1 228.5 ग्राम, और यहाँ हो गया 170 प्लस x बराबर हो जाएगा 228.5 माइनस 170। आप हल करेंगे, मान आ जाएगा। ठीक है, लगभग आएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, ये हो गया NaCl का मान। ठीक है, अगला देखें, स्थिर अनुपात का नियम।
थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, आप वीडियो रोक करके वहाँ से सवाल को देख सकते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या था? देखें, स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात के नियम में ये बताया गया कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया जो किसी भी विधि द्वारा बनाया या प्राप्त किया गया हो, मतलब प्रत्येक रासायनिक यौगिक किसी भी विधि के द्वारा बनाया गया हो, तो तत्वों का जो द्रव्यमान है एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। मतलब जो भी यौगिक बना हो, किसी विधि के द्वारा बना हो, उसमें उनका जो यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे H2O है, जल है, कोई भी जल हो, झील का, पोखरे का, नाला का, तालाब का, कहीं का यदि जल लें तो उस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा 1:12, 1:8 का होगा। मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन है 2:1, ठीक है, हाइड्रोजन अपन ऑक्सीजन लेंगे, माने इन दोनों का जो अनुपात होगा 2:1 का है, और ये आपका 16 हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16, मतलब 1:8 का अनुपात मिलेगा, 1:8 का अनुपात मिलेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 का मिला। ऐसे ही कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड मिले, किसी भी विधि के द्वारा मिले, तो वहाँ कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का 16:2, 2 छक्के 12 और 16 छक्के 96, 1:8, सॉरी 2 छक्के 12 और 1 मिनट, देखें कार्बन का होता है 12 और 2:16, हो जाएगा 4 3 12, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, मैंने 3:8 का अनुपात हमेशा मिलेगा, 3:8 का अनुपात हमेशा मिलेगा। इसके लिए एक सवाल देखते हैं। सवाल देखें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। कॉपर मोनोऑक्साइड के 2 विभिन्न नमूनों में कार्बन के द्रव्यमान निम्नलिखित हैं। मतलब पहला 1.26 ग्राम, एक सवाल देखते जा रहे हैं, अपने अनुसार आप लोग सवाल लगाते रहेंगे। सवाल पढ़ चुके हैं, वीडियो को धीरे करके या स्लो करके आप उसको देख लेंगे, लिख लेंगे, फिर सवाल को लगाएंगे। जो पहला दिया है वो दिया है 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम है कॉपर Cu। फिर दिया है ग्राम ऑक्साइड में, और 1.42 ग्राम ऑक्साइड में है। ऑक्साइड में फिर दिया दूसरा 1.00, दूसरा है 1.008 ग्राम कॉपर, और यही 1.136 ग्राम ऑक्साइड में, ठीक है। कॉपर का परमाणु भार 63 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 दिया हुआ है। अब इसमें पहले नमूने में क्या है, कॉपर मोनोऑक्साइड का जो कॉपर का द्रव्यमान है क्या दिया है, कॉपर मोनोऑक्साइड में कॉपर का जो द्रव्यमान है पहले नमूने में देखा जाए, इस वाले नमूने में कॉपर मोनोऑक्साइड CuO में जो कॉपर का भार है, कॉपर का भार बराबर 1.6 ग्राम है। कितना है 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम। फिर क्या दिया, कॉपर मोनोऑक्साइड में
देखें ये हो गया। अब कॉपर मोनोऑक्साइड CuO में क्या है, CuO मतलब कॉपर मोनोऑक्साइड में संयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, संयुक्त ऑक्सीजन माने इसमें जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है उसका हम भार यदि निकालें में संयुक्त ऑक्सीजन, संयुक्त ऑक्सीजन का भाग, आप लोग सवाल पढ़ेंगे, सवाल बिना पढ़े नहीं आएगा, क्योंकि ये CuO मतलब जो कॉपर है वो ऑक्साइड के रूप में है तो 1.4 के रूप 1.42 के रूप में है, ठीक है। और यहाँ सिर्फ कॉपर के बारे में दिया गया है तो हम ऑक्सीजन के बारे में निकाल रहे हैं, तो इसमें से जब इसको घटा देंगे माइनस 1.26 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, कॉपर का जो ऑक्सीजन का रूप निकलेगा, मतलब कॉपर तथा ऑक्सीजन में कुछ संबंध निकल जाएंगे। यहां से क्या निकल गया, ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा 6, यहाँ से 12 और 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 और फिर यहाँ बचा 0.16 ग्राम, ये हो जाएगा कॉपर का, ऑक्सीजन का भार हो गया। अब कॉपर और कॉपर संबंधी ऑक्सीजन को निकालेंगे तो कॉपर दिया हुआ है 1.26 संबंधी 0.16, ठीक है, ये अनुपात निकलेगा। इसको आप चाहें तो 1 के रूप में बदल सकते हैं, जब 1 के रूप में बदलेंगे तो आप खुद गुणा कर लेंगे। 1 के रूप में बदलने का मतलब आप इसको 1 के रूप में मतलब यहाँ एक संबंध है, यही रेज होगा उनका, ये रोज निकलेगा। इसको हम कर सकते हैं 7.871, इसको आप 1 में बदलेंगे। 1 में बदलने के लिए 16 3 48, 16 चौके 64, 16 छक्के 96, 7 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये लगभग 1 के रेंज में आ जाएगा। और ये मतलब दोनों पक्ष में आप 7 से यदि गुणा करें, ठीक है, 7 से गुणा करते ही यहाँ कुछ 7 के रेंज में आएगा और ये 7 आते ही यहाँ 1 के रेंज में ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग दूसरा जो था इसको निकालेंगे, आप लोग हल करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।